नमस्कार दोस्तों, इंडियन सिविल सर्जन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पल्लव वंश के टॉपिक को कवर करेंगे और इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने जो सो हर्षवर्धन के काल को जो सो देख लिया था। तो हर्षवर्धन के काल के बाद जो हमारा काल आता है उसमें जो सो मतलब उसके बाद का जो राजा आता है, शासक आता है, वंश आता है, वो जो सो हमारा पल्लव वंश आता है, ठीक ना। तो इसीलिए जो सो आज की वीडियो में हम लोग पल्लव वंश के टॉपिक को कवर करेंगे। तो अगर इससे पहले आप लोगों ने हर्षवर्धन के काल को नहीं देखा तो आप जो सो उसको देख लीजिएगा, तब जो सो आपको पल्लव वंश का टॉपिक समझ आएगा। ये सीरीज हम जो सो चला रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको काम आएगा, ठीक ना। और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा, ये जो सो हमारा प्रीलिम्स कैप्सूल की तरह काम करेगा। तो जनरली जो सो हम इसमें एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं, जो खुद से बनाया हुआ एमसीक्यू होता है, कोई नोट्स वगैरह का नहीं होता है, ठीक ना। तो चलिए जो सो आज की वीडियो को फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज के टॉपिक में हम लोग पल्लव वंश को कवर करते हैं। तो हम लोग जो सो अपने टॉपिक पर आ गए, ठीक ना। कौन सा वंश देखेंगे हम लोग आज, जो सो हम लोग जो सो पल्लव वंश देखेंगे, ठीक ना। पल्लव वंश के टॉपिक को देखेंगे और इसकी शुरुआत जो सो आपको चालुक्य वंश से देखने को मिलेगा, ठीक ना। मतलब यहीं से जो सो इसका शुरुआत देखने को मिलेगा कि कैसे जो सो पल्लव वंश का उदय होता है। तो आपको आज जो सो लिंक जो सो आपको बादामी के चालुक्य वंश से ही देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो आपको पल्लव वंश का डिस्कशन करने से पूर्व जो सो आपको सबसे पहले बादामी के चालुक्य वंश का थोड़ा इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा कि कैसे कैसे जो सो पल्लव वंश का उदय होता है। तो देखिए जो काल है हमारा, ये काल हमारा चल रहा है साउथ इंडिया का, ठीक ना। साउथ इंडिया का, और ये जो हमारा चल रहा है 7वीं सदी का काल। 7वीं सदी में दक्षिण भारत में कौन कौन से राजवंश थे, इसका काल जो सो हम लोग सभी राजवंशों का काल देख रहे हैं। अभी जो सो हम लोग पहले बादामी का काल देखेंगे, ठीक ना, बादामी का चालुक्य वंश। और इसी से आपका जो सो लिंक होगा, इसी से उदय होगा, इसके बाद जो सो उदय होगा आपका पल्लव वंश। तो देखिए ये जो हमारा बादामी का चालुक्य वंश है ना, ये बादामी इसका कैपिटल था, ठीक ना। बादामी इसका कौन सा था, तो बादामी इसका कैपिटल का नाम था। बादामी जो है सो इसका कैपिटल था। और ये जो हमारा चालुक्य है ये इसका वंश था, ठीक ना। चालुक्य वंश था और बादामी इसका कैपिटल था। तो याद रखिएगा कि चालुक्यों का कैपिटल कहाँ था, तो ये जो सो बादामी था। फिर इसका क्षेत्र क्या था, जो चालुक्य वंश थे तो किस क्षेत्र में शासन करते थे, तो ये जो सो हमारा महाराष्ट्र के क्षेत्र में रूल करते थे। किस क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में रूल करते थे। फिर इसका राजधानी हमने आपको पहले बता दिया कि बादामी जो सो इसका कैपिटल है। फिर जो ये चालुक्य वंश है, ठीक ना, जो बादामी का चालुक्य वंश है, इसका सबसे प्रतापी राजा जो सो हमारा है वो पुलकेशिन द्वितीय। कौन है, पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय जो है उसका युद्ध जो सो हर्षवर्धन से चलता था, ठीक ना। और राजा से भी इसका युद्ध जो सो चलता था, लेकिन इसका मेन युद्ध जो सो हर्षवर्धन से चलता था। तो याद रखिएगा कि जो पुलकेशिन द्वितीय है उसका मेन युद्ध जो सो हर्षवर्धन से चल रहा था। और हर्षवर्धन हमारा कहाँ था, तो हर्षवर्धन हमारा था नॉर्थ इंडिया में। और ये जो हमारा पुलकेशिन द्वितीय इसका क्षेत्र हमारा महाराष्ट्र है, मतलब ये साउथ इंडिया में, ठीक ना। तो देखिए हमें बोला जा रहा है कि
पूर्व यानी ईस्ट में जो सो पुलकेशिन द्वितीय ने जो सो वेंगी, ठीक है ना, वेंगी मतलब ये जो वेंगी वो कहाँ पे, तो ये जो सो हमारा ईस्ट इंडिया में इस क्षेत्र में आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में आपको वेंगी नाम का एक जगह मिलेगा। वहां पर जो सबसे पहले पुलकेशिन द्वितीय ने विजय प्राप्त की, ठीक है ना। मतलब वेंगी पर इसने आक्रमण किया और वहां पर जो इसने अपना शासन नियंत्रण कर लिया, ठीक है ना। कहाँ पर, वेंगी पर। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले इसने आक्रमण किया वेंगी पर, और वेंगी पर अपना नियंत्रण भी कर लिया। मतलब वहां के राजा से ये हारे नहीं, वेंगी को जीत भी लिया था। उसके बाद वेंगी के बाद पुलकेशिन द्वितीय का भाई विष्णुवर्धन है, ठीक है ना। जो हमारा पुलकेशिन द्वितीय का भाई विष्णुवर्धन प्रथम है, उसको वेंगी का गवर्नर बना देता है, ठीक है ना। कौन, पुलकेशिन द्वितीय। क्योंकि ये जो विष्णुवर्धन है, ये हमारा इसी ने वेंगी का नेतृत्व किया था, ठीक है ना। मतलब इसी ने अपने बल पर उसको जीता था, किसको, वेंगी पर, ठीक है ना। मतलब अनुमति तो इसने अपने भाई से ही लिया था, पुलकेशिन द्वितीय से, लेकिन जो जीत हुई थी वो उसमें विष्णुवर्धन का हुआ था, ठीक ना। और विष्णुवर्धन ने जब वेंगी को जीता, तब पुलकेशिन द्वितीय ने अपने भाई को वहां का उसको गवर्नर बना दिया और उसको शासन करने के लिए बोला, ठीक है ना। फिर आता कि मौका देखकर विष्णुवर्धन है, क्या बोला जा रहा है कि मौका देखकर विष्णुवर्धन है, उसने वेंगी को स्वतंत्र राज्य बना लिया, ठीक है ना। मतलब पहले तो ये जो विष्णुवर्धन है, ये तो सिर्फ वहां का गवर्नर था, कहाँ का, वेंगी का, और ये इसके अधीन शासन करता था, किसके अधीन, अपने भाई पुलकेशिन द्वितीय के अधीन। अब इसने मौका देखकर, मतलब अवसर देखकर इसने वेंगी को एक स्वतंत्र राज्य बना लिया, किससे, पुलकेशिन द्वितीय से स्वतंत्र राज्य बना लिया, जो लगभग कितने सदी तक चला, जो लगभग 12वीं सदी तक चला है, ठीक ना। मतलब बहुत लंबे टाइम तक वेंगी का टाइम पीरियड वो रहा है। तो याद रखिएगा कि विष्णुवर्धन ने वेंगी को स्वतंत्र राष्ट्र बनाया था, और इसी ने इसको जीता भी था, ठीक ना, विष्णुवर्धन ने ही। और वेंगी का गवर्नर इसको बनाया था हमारा पुलकेशिन द्वितीय ने, इसके भाई ने। फिर बोला जा रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय का जो दक्षिण भारत में पल्लव वंश से संघर्ष हो रहा था, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से पल्लव वंश का होते हुए, ठीक है ना। उधर तो हमारा नॉर्थ में हो रहा था, किससे, हर्षवर्धन से, और हर्षवर्धन यहाँ पुलकेशिन द्वितीय से हार गया था। ये बात हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है, ठीक है ना, हर्षवर्धन के कारण। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय का इधर तो इसने ईस्ट में आंध्रा को जीत लिया, पुलकेशिन द्वितीय ने उधर हर्षवर्धन को भी हरा दिया। अब पुलकेशिन द्वितीय इधर दक्षिण भारत की तरफ मुड़ रहा है, ठीक ना, इधर दक्षिण भारत की तरफ। तो देखिए यहाँ पर जब जैसे ये दक्षिण भारत की तरफ मुड़ता है, तो यहाँ पे इसका संघर्ष पल्लव वंश से होता है, ठीक ना। किस वंश से, पल्लव वंश से। अब दक्षिण भारत में पल्लव वंश के राजा, किस राजा से सबसे पहले इसका सामना होता है, तो सबसे पहले इसका सामना होता है महेंद्र वर्मन से। महेंद्र वर्मन प्रथम से सबसे पहले इसका सामना होता है पुलकेशिन द्वितीय का पल्लव वंश से, ठीक ना। तो पल्लव वंश के किस राजा से सबसे पहले इसका सामना होता है, तो पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन प्रथम से पुलकेशिन द्वितीय का सबसे पहले सामना होता है। अब जब महेंद्र वर्मन को इसने हरा दिया, किसने, पुलकेशिन द्वितीय को, तब इसके बाद का शासन किसके बागडोर में जाता है, मतलब जो महेंद्र वर्मन है ये हार जाता है, तब वहाँ का शासन कौन करता है, पल्लव वंश में। तब पल्लव वंश में शासन आता है नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक ना। कौन आता है, पल्लव वंश के राजा कौन आते हैं, नरसिंह वर्मन प्रथम। अब नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया, ठीक ना। पहले तो पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को हराया, महेंद्र वर्मन कमजोर कमजोर शासक था, ठीक ना, इसीलिए वो हार गया। लेकिन जो नरसिंह वर्मन द्वितीय है, सॉरी नरसिंह वर्मन प्रथम है, वो प्रतापी राजा था। तब इसने क्या किया, इसने हमारा पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया। मतलब पहले पुलकेशिन द्वितीय हारा, पहले पुलकेशिन द्वितीय की जीत होती है, फिर उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय की हार होती है, किससे, नरसिंह वर्मन प्रथम से, याद रखिएगा। फिर बोला जा रहा है, अतः पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव वंश राजा नरसिंह वर्मन ने हराया था, याद रखिएगा। कि पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था, तो पुलकेशिन द्वितीय को ना ही हर्षवर्धन ने हराया था, ना ही महेंद्र वर्मन ने हराया था, इसको पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था। तो अगर आप मैप से देखेंगे कि जो
पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध चल रहा है, पल्लव वंश का जो युद्ध चल रहा है वो किससे किससे चल रहा है, सो देखिए हम बताएं कि इधर नॉर्थ में जो सो राजा हर्षवर्धन से चल रहा था, और इधर माना जाता है कि जो वेस्ट है इधर गुजरात के क्षेत्र में जो सो यहाँ जो सो कदम राज से भी जो सो इसका युद्ध चल रहा था, ठीक ना। ऐसा माना जाता है कि कदम राज से भी जो सो इसका युद्ध चल रहा था। फिर इधर काशी में तो आपने देख लिया कि पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन से ये हार जाते हैं। फिर इधर बेंगी का जो आंध्र प्रदेश का इलाका है उसमें जो सो इसकी जीत हो जाती है, ठीक ना। मतलब इधर हर्षवर्धन को जीतता है, इधर वेंगी को भी जीतता है, और इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं मिलता है, इसलिए जो सो ज्यादा इसका जानकारी नहीं। और इधर जो सो ये दक्षिण में जो सो ये पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन से हार जाता है। तो इधर 2 कोना जीत लेता है, बाकी एक तीसरे कोना तरफ जाता है, तब ये जो सो हार जाता है। फिर आता है कि जो नरसिंह वर्मन है प्रथम है, उसने जो सो पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद जो सो कौन सा टाइटल लिया था, तो जो नरसिंह वर्मन प्रथम है उसने जो सो पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में हराने के बाद जो सो वातापी कोंडा का एक उपाधि लिया था, ठीक ना। कौन सा टाइटल लिया था, तो उसने जो सो वातापी कोंडा का उपाधि लिया था। ये बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से जो ये सवाल यूपीएससी ने पूछ के रखा है करीब 6 से 7 साल पहले की वातापी कोंडा का टाइटल किस राजा ने लिया था। तो आज देखिएगा कि वातापी कोंडा का शासन जो सॉरी वातापी कोंडा का जो टाइटल है वो जो सो पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने लिया था। और ये जो सो कब लिया था, तब ये जो सो पुलकेशिन द्वितीय मतलब बादामी के चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद जो सो वातापी कोंडा का यहाँ पे टाइटल लिया था, किसने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। वातापी कोंडा का मतलब क्या था, तो वातापी कोंडा का मतलब होता है बादामी के क्षेत्र का विजेता, ठीक ना, बादामी क्षेत्र का विजेता। फिर आता है कि पल्लव वंश और बादामी के चालुक्य वंश के बीच हुई कई चक्रों में लड़ाई, ठीक ना। क्या बोला जाता है कि जो पल्लव वंश है, जो पल्लव वंश का राजा कौन था हमारा, तो पल्लव वंश का पहले तो राजा महेंद्र वर्मन प्रथम जो सो वो तो हार जाता है, ठीक ना। उसके बाद आता है नरसिंह वर्मन प्रथम, तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो है और जो पुलकेशिन द्वितीय उसके बीच में ऐसा माना जाता है कि कई राउंड में युद्ध हुआ है, ठीक ना। मतलब एक बार युद्ध नहीं हुआ, बहुत बार जो सो उन दोनों के बीच युद्ध हुआ ऐसा माना जाता है। फिर बोला जाता है कि इन दोनों के जो बीच युद्ध हो रहा था इसका मेन रीजन क्या था, ठीक ना। मतलब ये दोनों किस लिए लड़ रहे थे, ठीक है ना, कि अपना साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ रहे थे, या फिर क्या जो सो किसी धन के लिए लड़ रहे थे, पैसा के लिए लड़ रहे थे, खनिज वगैरह के लिए लड़ रहे थे। तो देखिए इन दोनों के बीच जो युद्ध का मेन कारण था वो था एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, ठीक ना। छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जो बहुत ही उर्वरक भूमि था। क्या था, बहुत ही उर्वरक भूमि, और उसी के लिए जो सो ये दोनों लड़ते हैं, ठीक ना। और इसी भूमि के टुकड़े के लिए जो सो आपको आगे भी जो सो बहुत सारे राजा जो सो लड़ते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक ना। तो आज देखिएगा ये जो भूमि का टुकड़ा है ये जो सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी से जो सो आपको बहुत युद्ध देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो ये जो भूमि का टुकड़ा है, इस छोटा भूमि का जो टुकड़ा है, इस भूमि का नाम क्या है, तो इस भूमि का नाम था हमारा रायचूर तुंगभद्रा दाओब, ठीक ना। क्या था, रायचूर तुंगभद्रा दोआब। ये जो रायचूर तुंगभद्रा दोआब है वो कहाँ पड़ता था, तो देखिए इधर तो हमारा दक्षिण में, जो हमारा दक्षिण में है इधर तो हमारा कांची का पाल होता है, ठीक ना, तमिलनाडु में। इधर जो सो महाराष्ट्र है, ठीक ना, महाराष्ट्र था, और इधर जो सो हमारा पुलकेशिन द्वितीय था। तो इन दोनों के बीच, ठीक ना, इन दोनों के बीच यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक ना। कौन सा, रायचूर तुंगभद्रा दाओ, ठीक ना, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का है, ठीक ना। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का इलाका जो बहुत ही उर्वरक भूमि है। तो यही इसी भूमि के टुकड़े पर ये दोनों जो सो अपना नियंत्रण करना चाहते थे, और इसी कारण जो सो ये दोनों लड़ते हुए नजर आते हैं। और अंत में जीत होती है पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन प्रथम की। तो यही है रायचूर तुंगभद्रा का दावो, ठीक ना, और यही है मैटर। फिर आ गया था कि बादामी के चालुक्य वंश, ठीक ना। कौन, बादामी के चालुक्य वंश का धर्म क्या था, तो जो बादामी का चालुक्य वंश है उसका धर्म देखिए क्या था, तो देखिए उसका धर्म तो वो हमारा ब्राह्मण है, शैव है, वैष्णव है, ठीक ना। मतलब वो जनरली जो सो हिंदू धर्म से थे, लेकिन जो सो वो यज्ञ भी करते थे, जैन धर्म भी शामिल था इसके धर्म में, ठीक ना। तो आज रखिएगा कि इसका धर्म जो सो जनरली ब्राह्मण है, शैव है, वैष्णव है, यज्ञ भी करवाते थे, और जो सो जैन धर्म भी शामिल है। तो ये था बादामी के चालुक्य वंश का धर्म। फिर आता कि
पड़क्कल का पापनाथ मंदिर, ठीक ना। क्या नाम है? पड़क्कल का पापनाथ मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर। पड़क्कल का पापनाथ मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण जो सो इसी चालुक्य वंश में हुआ, ठीक ना। तो जो पड़क्कल का पापनाथ मंदिर है और जो विरूपाक्ष मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण जो सो किस काल में हुआ? तो याद रखिएगा कि इस मंदिर का निर्माण जो सो चालुक्य वंश के काल में हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये जो सो हमारा आर्ट और कल्चर के सेक्शन में आ जाता है, ठीक ना। तो आप देखेंगे कि मध्यकाल में जैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो सो आपको कल्चर वाले सेक्शन से देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि मंदिर का नाम जो सो क्या है? पड़क्कल का पापनाथ मंदिर और जो विरूपाक्ष का मंदिर है, ये जो सो इन दोनों मंदिर का निर्माण जो सो चालुक्य वंश में होता है। फिर आगे बोला जा रहा है कि ये जो दोनों मंदिर है, ये जो सो शिव धर्म को शिव से संबंधित है, ठीक ना। किससे संबंधित है? शिव से। फिर बोला जा रहा है 750 ईस्वी तक बादामी के चालुक्य वंश का अंत हो जाता है, ठीक ना। क्या बोला जा रहा है कि 750 ईस्वी तक बादामी के चालुक्य वंश का अंत हो जाता है। जो चालुक्य वंश है उसका अंत हो जाता है। कहाँ के चालुक्य वंश का? बादामी का। याद रखिएगा कि चालुक्य वंश और भी है और जो सो सभी अलग अलग क्षेत्रों से में, ठीक ना। तो यही याद रखना आपको कि किस चालुक्य वंश का आप जो सो बात कर रहे हैं। तो हम जो सो बात कर रहे हैं बादामी के चालुक्य वंश का और इसका अंत जो सो 750 ईस्वी में आपको देखने को मिलेगा। फिर बोला जा रहा है और उसके स्थान पर कौन सा वंश आता है? जब बादामी का चालुक्य वंश का अंत होता है तो वहां पे आपको कोई दूसरा वंश देखने को मिलेगा ना। तो यही जैसे ही ये जो बादामी का चालुक्य वंश है, जैसे ही इसका 750 ईस्वी में अंत होता है तो उसके स्थान पर अब आता है राष्ट्रकूट वंश। कौन आता है? राष्ट्रकूट वंश। फिर जब राष्ट्रकूट वंश का भी अंत हो जाता है तब आपको वहां पे देखने को मिलेगा कल्याणी का चालुक्य वंश। जैसे हम आपको पहले ही बताएं कि चालुक्य वंश और भी है, ठीक ना। तो आपको सिर्फ उसका कैपिटल याद रखना है। ये देखिए कल्याणी का चालुक्य वंश है, ये देखिए बादामी का चालुक्य वंश था। आपको जो सो गुजरात का भी चालुक्य वंश देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा। तो ये था हमारा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में कुछ जानकारी या फिर बादामी के चालुक्य वंश के बारे में कुछ जानकारी। अब चलिए जो सो यहाँ के बाद जो सो हम लोग अब पल्लव वंश की तरफ मुड़ते हैं, ठीक ना। कि पल्लव वंश में इस टाइम जो सो क्या हो रहा था। तो हमने देखा कि पल्लव वंश ने जो सो पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया है, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों हम लोग पल्लव वंश की तरफ देखते हैं। तो देखिए बोला जा रहा है कांची का पल्लव, ठीक ना। कांची इसका स्टेट है, सॉरी कांची इसका कैपिटल है और ये जो सो वंश है पल्लव वंश, ठीक ना। ये जो सो हमारा तमिलनाडु के क्षेत्र में है, ठीक ना। वो जो हमारा बादामी का चालुक्य वंश है वो हमारा महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। और ये जो पल्लव वंश है ये जनरली जो सो तमिलनाडु के दक्षिणी इलाके में है, ठीक ना। किस इलाके में? दक्षिणी वाले साइड में, नीचे वाले साइड में। तो देखिए बोला जा रहा है क्षेत्र जो सो तमिलनाडु है। फिर बोला जा रहा है यह वंश जो सो 7वीं सदी की महत्वपूर्ण हो गया, ठीक ना। क्या बोला जा रहा है कि ये वंश जो सो पहले से था, ठीक ना। कब से था? 7वीं सदी से 850 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है। तो बोला जा रहा है कि यह वंश जो सो 7वीं सदी में महत्वपूर्ण हुआ, ठीक ना। कब महत्वपूर्ण हुआ? 7वीं सदी में। लेकिन इसके पहले भी जो सो आपको कुछ राजा देखने को मिलेंगे। किस वंश के? तो पल्लव वंश के कुछ राजा का जो सो ब्यौरा या फिर जानकारी जो सो आपको मिलेगा। लेकिन जो ये वंश का महत्वपूर्ण होना है वो जो सो आपको 7वीं सदी में मिलेगा। मतलब 7वीं सदी के टाइम से जो सो ये वंश है ये जो सो इम्पोर्टेंट हो गया। अब जो 7वीं सदी के पहले वंश से 7वीं सदी के पहले अगर हमने बोला कि 7वीं सदी में जो सो इसका इम्पोर्टेंट ज्यादा हो गया तो मतलब ये हुआ कि इसके पहले भी जो सो ये वंश था। तो चलिए देखते हैं कि उसके पहले राजा कौन थे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 575 से 600 ईस्वी में जो सो दो पल्लव राजा हुए, ठीक ना। मतलब इसके पहले 7वीं सदी के पहले जो सो आपको जो सो दो पल्लव राजा देखने को मिलेंगे। एक का नाम है सिंह विष्णु और दूसरे का नाम है विष्णुगुप्त। पहले का नाम है सिंह विष्णु और दूसरे का नाम है विष्णुगुप्त। और यही दो पल्लव वंश के राजा की जानकारी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि शायद हो सकता है कि ये पल्लव वंश के पूर्वज रहे होंगे, ठीक ना। फिर बोला जा रहा है कि इन दोनों के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बातें। तो देखिए इन दोनों के बारे में बोला जा रहा है सिंह विष्णु ने जो सो कालाब विद्रोह का दमन किया था, ठीक ना। क्या बोला जा रहा है? जो सिंह विष्णु राजा है उसने जो सो कालाब विद्रोह का दमन किया था, ठीक ना। अब जो ये कालाब विद्रोह है इसके बारे में जो सो जानकारी नहीं मिलती पूरी तरह से, ठीक ना।
बट ऐसा माना जाता है कि ऐसा विद्रोह रहा होगा कि जनता ने ऐसा कुछ किया होगा कि इससे जो सो राज्य का अस्तित्व जो सो खतरे में आ गया होगा, और इसी इसी अस्तित्व को, इसी मतलब राज्य के अस्तित्व को खतरे से बचाने के लिए जो सो इसने इस विद्रोह को जो सो इस विद्रोह का दमन कर दिया होगा, और इसी को जो सो कालाभर विद्रोह माना जाता है, ठीक ना। इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। फिर एक आता है केवत्र विद्रोह, ठीक ना। क्या नाम है? केवत्र विद्रोह। तो ये जो हमारा बंगाल में हुआ, याद रखिएगा। कौन सा विद्रोह कहाँ पे हुआ, ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये जो विद्रोह है हमारा केवत्र विद्रोह, वो जो सो आपको बंगाल क्षेत्र में मिलेगा। फिर आता है दमार विद्रोह। दमार विद्रोह, तो दमार विद्रोह हमारा कश्मीर में हुआ था, याद रखिएगा। दमार विद्रोह कश्मीर में, कैवत विद्रोह बंगाल में, और जो कालाभर विद्रोह है वो जो सो आपको मिलेगा यहाँ पे दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में। फिर आता कि राजा विष्णुगुप्त, ठीक ना। जो राजा विष्णुगुप्त है उसका जानकारी जो सो कहाँ से मिलता है, तो जो राजा विष्णुगुप्त है उसका जानकारी हमको मिलता है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। कहाँ से मिलता है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से इसका जानकारी मिलता है। अब जैसे हम आपको पहले ही बताए थे ना कि समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त ने, ऐसा बोला जाता है समुद्रगुप्त के बारे में कि इसने जो सो दक्षिण के 12 राजाओं को हराया था। कितने राजाओं को हराया था? तो दक्षिण के इसने 12 राजाओं को हराया था। और हो सकता है कि उसी राजाओं में फिर, या फिर उसी राजवंशों में से एक होगा चालुक्य वंश, सॉरी पल्लव वंश का राजा, ठीक ना। कांची के पल्लव वंश का राजा, उसी में से एक राजा होगा, जो होगा कौन? तो वो होगा विष्णुगुप्त। तो यही अनुमान लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त ने पल्लव वंश को भी हराया था, मतलब पल्लव वंश के राजा को भी हराया था, और वो राजा था विष्णुगुप्त, ऐसा माना जाता है। ये बोला जा रहा है संभव है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राजाओं में से एक जो सो काची के राजा, ठीक ना, काची के राजा विष्णुगुप्त को भी हराया था। फिर बोला जा रहा है पल्लवों का राजधानी, ठीक ना। तो पल्लवों का राजधानी मैंने पहले बताया कि काची था। फिर आता पल्लव वंश के प्रमुख राजा। तो पल्लव वंश के प्रमुख राजा कौन कौन थे? तो ये दोनों जो सो हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना, क्योंकि ये दोनों जो सो हमारा 7वीं सदी से पहले के राजा, मतलब हो सकता है शायद इसके पूर्वज रहे होंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा ये है, ठीक ना। नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन, और एक महेंद्र वर्मन प्रथम। यही 4 राजा जो है वो हमारा इम्पोर्टेंट है पल्लव वंश में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चारों के बारे में फैक्ट जान लेते हैं कि जहां से आपका क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। देखिए, बोला जा रहा है महेंद्र वर्मन प्रथम पहले जैन था, ठीक ना। ये जो महेंद्र वर्मन राजा था वो जो सो पहले जैन था, और बाद में जो सो इसने नैनार संत अपार, किस संत की बात हो रही? नैनार संत अपार के प्रभाव में आकर जो सो शैव धर्म अपना लिया था। तो ऐसा माना जाता है कि जो महेंद्र वर्मन है, राजा महेंद्र वर्मन है, वो जो सो पहले जैन धर्म था, और इसने जो सो नैनार संत अपार के प्रभाव में आकर जो सो वैष्णव धर्म, सॉरी शैव धर्म को अपना लिया था। अब जब कोई राजा जो सो एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाएगा, तब ऑब्वियसली सी बात है कि जिस धर्म को वो छोड़ेगा उस धर्म का संरक्षण थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक ना। मतलब उस धर्म की महत्वपूर्ण, या फिर उस धर्म का थोड़ा बहुत पतन भी हो सकता है, और जिस धर्म को वो अपनाएगा उस धर्म को थोड़ा जो सो वरीयता दिया जाएगा, मतलब उस धर्म का जो सो थोड़ा प्रचार प्रसार ज्यादा होगा, उसको संरक्षण ज्यादा दिया जाएगा। तो यही स्थिति जो सो यहाँ पर भी आपको पैदा होते हुए देखने को मिलेगी, ठीक ना। महेंद्र वर्मन प्रथम ने जैसे जो सो जैन धर्म को छोड़ा और जो सो शैव धर्म को अपनाया, ठीक ना। शैव धर्म को अपनाने के बाद ही जो सो इसके क्षेत्र में जो सो जैन धर्म का पतन होने लगा, ठीक ना। क्या होने लगा? जैन धर्म का पतन होने लगा। क्यों? क्योंकि राजा ने स्वयं जो सो जैन धर्म को त्याग कर दिया। तो इसलिए माना जाता है कि इसके काल में जो सो जैन धर्म का पतन हुआ था। फिर आता है कि इसने जो सो मत विलास प्रश्न लिखा है। तो इसने क्या लिखा है? तो माना जाता है कि इसने जो सो मत विलास प्रहसन लिखा है। किसी प्रशंसा की बात इसमें लिखी गई, ऐसा माना जाता है। फिर आता है कि इसके काल में जो सो मंडप शैली की शुरुआत हुई। तो याद रखिएगा कि ये कल्चर वाले सेक्शन की बात हो रहा है, ठीक ना।
तो यहाँ से जो सो क्वेश्चन आ सकते हैं। पूछा जाएगा कि मध्यकाल में मंडप शैली का विकास जो सो किस राजवंश में या फिर किस राजा के काल में हुआ था, ठीक है। तो जो मध्यकाल में मंडप शैली का विकास हुआ है वो जो सो हमारा पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन प्रथम के काल में हुआ है। फिर आता है कि यह पुलकेशिन द्वितीय से हार गया था, पहले बताया ठीक ना कि इसको जो सो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। अब हम लोग चलते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय की तरफ। किसकी तरफ? नरसिंह वर्मन द्वितीय की तरफ। तो बोला जाता है कि जो नरसिंह वर्मन द्वितीय है, या जो सो हमारा सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राजा था, सबसे ज्यादा कामयाब राजा था। मतलब ऐसा माना जाता है कि इसने जो सो कल्चर के क्षेत्र में जो सो सबसे ज्यादा काम किया अपने राजवंशों में से, ठीक ना। और इसी ने जो सो सबसे पहले स्वतंत्र मंदिर शैली का निर्माण शुरू किया, ठीक ना। किस मंदिर का निर्माण शुरू किया? स्वतंत्र मंदिर शैली का निर्माण। इस मंदिर का जो शैली है उसको जो सो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। अभी इतना जान लीजिएगा इसने जो सो कल्चर के क्षेत्र में जो सो स्वतंत्र मंदिर का जो शैली है उसकी शुरुआत किया था। फिर आता कि पल्लव वंश का अंतिम राजा कौन था? अपराजित। तो पल्लव वंश का जो अंतिम राजा है वो जो सो हमारा अपराजित है, और ये जो सो हार जाता है, ठीक ना। किससे हारता है? तो ये जो सो हमारा पांडव से, सॉरी, पांड्य राजा से हारता है। तो देखिए बोला जा रहा है कि अपराजित पर पांड्य ने हमला कर दिया, ठीक ना। क्या बोला जा रहा है कि अपराजित पर, जो राजा अपराजित है उस पर जो सो पांड्य राजाओं ने हमला कर दिया, और जो सो अपराजित को पराजित कर दिया, मतलब अपराजित को हरा दिया। फिर बोला जा रहा है कि पांड्य भी जो सो दक्षिणी तमिलनाडु से ही थे। ये जो पांड्य राजा ये कहाँ शासन करते थे? ये जो सो हमारा, ये भी जो सो हमारा साउथ तमिलनाडु में ही जो सो रूल करते थे। और जो पल्लव वंश है ये भी जो हमारा साउथ तमिलनाडु में ही रूल करते थे। मतलब हो सकता है कि ये जो काची है और ये जो पांड्य है ये इसके बगल से ही थे, ठीक है ना, जस्ट इसके बगल थे। फिर बोला जा रहा अपराजित का सामंत, ठीक ना। अपराजित का सामंत कौन था? विजयालय, ठीक ना। तो इन दोनों की कहानी यही है कि जब पांड्य राजाओं ने जो सो इसको युद्ध में हराया था, किसने? पांड्य राजाओं ने जब अपराजित को युद्ध में हराया था, तब जब संधि हो रहा था तब जो सो इसके जो अपराजित के जो सामंत थे विजयालय, उसने जो सो छल से जो सो इसको अपराजित होने से बचा लिया था। किसको? अपराजित को जो सो हारने से बचा लिया था। किसने? विजयालय को, ठीक ना। विजयालय ने जो सो हमारा अपने राजा अपराजित को हारने से बचा लिया था, ठीक ना। मतलब इसने जो सो, मतलब पांड्य राजाओं ने जो सो अपराजित को हरा तो दिया था, लेकिन जब संधि हो रहा था इन दोनों के मध्य, तब जो सो अपराजित के जो सामंत थे उसका नाम था विजयालय। इस विजयालय ने जो सो छल से जो सो इसको बचा लिया था अपराजित को। अब जब ये बच गए तब जो सो अपराजित ने जो सो विजयालय को तंजौर का राजा बना दिया। जब इसके सामंत ने अपने राजा को बचा लिया तब जो सो अपराजित ने विजयालय को जो सो तंजौर का राजा बना दिया। अब तो ये तंजौर का राजा बन गया, तब जो सो विजयालय के जो सो चोल वंश का संस्थापक भी माना जाता है। किसको? विजयालय का। तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय को भी माना जाता है। फिर जो आता है कि विजयालय का पुत्र, ठीक है ना, विजयालय का पुत्र कौन था? तो विजयालय का पुत्र हमारा आदित्य प्रथम था। और जो ये विजयालय शासन कर रहा है वो शासन कहाँ कर रहा है? तो वो हमारा शासन कर रहा है तंजौर में। और ये तंजौर में शासन कर रहा है किसके अधीन? तो ये जो सो अपने राजा अपराजित के अधीन शासन कर रहा है। अब जब इसका बेटा आता है, कौन? विजयालय, तब इसका, सॉरी, जब इसका विजयालय का बेटा आदित्य प्रथम आता है, तब आदित्य प्रथम क्या करते हैं? आदित्य प्रथम ने जो सो अपने ही बाप विजयालय की हत्या कर देते हैं, ठीक है ना। किसकी हत्या कर देते हैं? विजयालय की। और हत्या करने के बाद जो सो तंजौर को एक स्वतंत्र राज्य बना देता है। तंजौर तो पहले किसके अधीन था? तंजौर तो पहले हमारा अपराजित के अधीन था, ठीक ना। और यहाँ पे जो सो विजयालय शासन करता था। लेकिन जब इसका बेटा बड़ा होता तब जो सो ये अपने बेटे, अपने बाप विजयालय की हत्या कर देता है, ठीक है ना। और हत्या करने के बाद जो सो तंजौर को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना देता है। फिर आता कि चोल वंश का पहला संप्रभु राजा, ठीक है ना। चोल वंश का हमारा पहला संप्रभु राजा कौन हो गया?
संप्रभु का मतलब जिसके ऊपर किसी का शासन, जिसके ऊपर किसी का नियंत्रण ना हो, ठीक ना। मतलब वो सारे फैसले अपने खुद से ले रहे हैं, ठीक है। जैसे भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, ठीक ना, उसको उसके ऊपर जैसे किसी का नियंत्रण नहीं है, ठीक ना। तो इसी तरह से जो हमारा ये जो चोल वंश है, ये संप्रभु राष्ट्र कब बना, तो ये संप्रभु तब बना जब आदित्य प्रथम आया, ठीक ना। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि चोल वंश का पहला संप्रभु राजा, तो चोल वंश का पहला संप्रभु राजा था आदित्य प्रथम। चोल वंश का ही राजा तो हमारा यही था विजयालय भी, ठीक ना। और इसी ने जो सो विजय चोल वंश का स्थापना भी किया था। लेकिन जो इसका पहला संप्रभु राजा है वो हमारा आदित्य प्रथम है, क्योंकि इसने जो सो तंजौर को जो सो एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया, और उसको जो सो वहां पे स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के बाद जो सो वहां पे जो सो इसने रूल किया, किसने, आदित्य प्रथम ने। तो इसीलिए यहाँ पे जो आदित्य प्रथम है इसको जो सो बोला जाता है कि ये जो सो चोल वंश का पहला संप्रभु राजा था, याद रखिएगा। विजयालय भी जो सो हमारा चोल वंश का ही राजा था, ठीक ना। लेकिन ये जो सो संप्रभु नहीं था, ये जो सो अपने राजा अपराजित के अधीन था। फिर बोला जा रहा है दक्षिण तमिलनाडु में, ठीक ना। तो इसका युद्ध कहाँ कहाँ से चलता था, देखिए जो पल्लव राजा है, तो इसका युद्ध हमारा दक्षिण में चल रहा था पांड्य राजा से, ठीक ना। पल्लव वंश का युद्ध कहाँ कहाँ से चलता था, तो पल्लव वंश के राजा का युद्ध दक्षिण में चल रहा था पांड्य राजा से, जिसमें जो यहाँ पे कौन हार जाता है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा अपराजित है ये जो सो हारता है, ठीक ना। लेकिन इसके सामंत जो सो विजयालय है, इसने जो सो इसको बचा लिया है। फिर आता है कर्नाटक में, ठीक ना। कर्नाटक में कदम से भी इसका युद्ध चल रहा है। फिर आता है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में जो सो इसने बादामी के चालुक वंश के जो राजा पुलकेशिन द्वितीय थे, इसको जो सो इसने हरा दिया है। किसने हराया, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। फिर आता कि पल्लव राजा, ठीक ना, जो पल्लव वंश के राजा था, जो पल्लव वंश के राजा थे उस काल में जो सो उसके क्षेत्र में कौन कौन सा धर्म था, तो देखिए उस काल में जो सो उसके क्षेत्र में धर्म था शैव धर्म, वैष्णव धर्म, कर्मकांडीय धर्म, जैन धर्म। क्या बोला जा रहा है कि जैन का पतन हो रहा था, मतलब इसके काल में भी जो सो जैन का पतन हो रहा था। अब देखिए इसके काल में कुछ मूर्तियां बनी, ठीक ना। तो इसके काल में क्या मूर्तियां बनी, देखिए बोला जा रहा है कि महाबलीपुरम की मूर्तियां, महाबलीपुरम की मूर्तियां, ये जो सो, और इस मूर्ति में क्या दिखाया गया, तो इस मूर्ति को ऐसा माना जाता है कि ये जो सो गंगा तरण का दृश्य है, ठीक है ना। गंगा त्वरण का दृश्य, मतलब ऐसा माना जाता है कि गंगा जो सो पृथ्वी पर जन्म ले रही है, ठीक ना। मतलब गंगा जो सो गंगा से जो सो पृथ्वी पर जो सो उसका उद्गम हो रही है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए इसको बोला जाता है गंगा त्वरण का दृश्य। फिर इसी दृश्य को कुछ लोग मानते हैं कि ये जो सो नहीं, ये गंगा तुरन का दृश्य नहीं, ये जो सो हमारा अर्जुन की तपस्या का दृश्य है, ठीक ना। क्या बोल रहे हैं कि कुछ लोग इसको मानते हैं कि ये अर्जुन की तपस्या का दृश्य है, कि यहाँ पे जो सो अर्जुन तपस्या कर रहे हैं, यही दृश्य जो सो ये है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे जो सो गंगा जो सो पृथ्वी पर उद्भव हो रही, मतलब उदय ले रही है, मतलब पृथ्वी पर ये जो सो अपना रूप प्रकट कर रही है। ये था इसका मूर्ति, ठीक ना। तो ये जो मूर्ति मिली है ये जो सो हमारा इसी के काल का है, पल्लव वंश का, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो पल्लव वंश का यही मूर्ति है, पूछा जाएगा। फिर एक शब्द आता है यहाँ पे, नवसीतन वसन, ठीक ना। क्या, नवसीतन वसन की गुफाओं की चित्रकला, जिसका विषय है जैन धर्म। तो इसके काल में जो सो आपको चित्रकला देखने को भी मिलेगा, और उस चित्रकला का विषय का, तो उस चित्रकला का विषय है जैन धर्म। और वो चित्रकला कहाँ कहाँ पे मिला, तो वो चित्रकला आपको देखने को मिलेगा नवसीतन वसन की गुफा में, नवसीतन वसन की गुफा में। तो याद रखिएगा कि इसके काल में चित्रकला भी देखने को मिलती है, इसके काल में मूर्ति कला भी देखने को मिलती है। ये था पल्लव वंश का थोड़ा ऊपरी लेयर, ठीक ना, कि इसका युद्ध कहाँ से चल रहा है, इसका कल्चर कैसा है, इसका धर्म कैसा है। अब हम लोग जो सो इसके स्थापत्य कला की ओर चलते हैं, ठीक ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। ये जो स्थापित कला है, ये जो सो आपको मेंस में पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। मेंस में आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से आपको प्रीलिम्स में भी सवाल पूछे जाएंगे।
तो चलिए हम लोग जो सो जनरली अब देखते हैं कि जो पल्लव वंश है उसके काल में जो सो माना जाता है कि कुल चार चरणों में जो स्थापित कला का विकास हुआ है और सभी का जो सो चरणबद्ध तरीके से हुआ है। तो हम लोग जो सो प्रीलिम्स के नजर से जो सो एक बार इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो देखिए बोला जा रहा है स्थापित की द्रविड़ शैली का विकास हुआ है, ठीक ना। तो द्रविड़ शैली का विकास कहाँ पे हुआ है? तो द्रविड़ शैली का विकास जो सो हमारा पल्लव वंश में ही देखने को मिलता है, ठीक ना। आप देखिएगा कि द्रविड़ शैली का विकास जो सो पल्लव वंश में हुआ है और इसका विकास जो सो चरणबद्ध तरीके से हुआ है। तो द्रविड़ शैली का विकास जो सो हमारा इसी काल में हुआ और इसका विकास जो सो चरणबद्ध तरीके से हुआ है, ठीक ना। और इसका विकास जो सो कुल 4 चरणों में हुआ है। तो अब जो सो हम लोग एक एक करके इसका सभी चरण का जो सो अध्ययन कर लेते हैं। पहला चरण आता है इसका मंडप निर्माण की शुरुआत, ठीक ना। क्या है? मंडप निर्माण की शुरुआत। और ये जो सो राजा महेंद्र वर्मन प्रथम के काल में शुरू हुआ। याद रखिएगा कि किसके काल में शुरू हुआ है और कौन सा शैली का विकास हुआ उसके काल में। तो इसके काल में शुरुआत होता है मंडप निर्माण की कला का शुरुआत। मंडप निर्माण की कला का मतलब क्या हुआ? तो देखिए मंडप निर्माण की कला का मतलब होता है कि ये जो सो हमारा पहाड़ है, ठीक ना। क्या है? ये हमारा पहाड़ है। पहाड़ मतलब एक पर्वत है और इसी पर्वत को काट काट कर जो सो एक मंदिर बना दिया जाता है, ठीक ना। क्या बना दिया जाता है? मंदिर। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो सो बाहर से कोई ईंट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। बाहर से कोई ईंट लगाने की जरूरत नहीं है, बाहर से कोई पत्थर डालने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। सिर्फ जो सो पहाड़ को काटा गया, ठीक ना। सिर्फ पहाड़ को काट कर एक ढांचा बनाया गया और उसी ढांचा को जो सो मंडप बनाया गया, ठीक ना। मतलब उस ढांचे को जो सो मंडप के ढांचे में काट कर बनाया गया। तो यही बात है कि मंडप निर्माण की शुरुआत का मतलब होता है कि पहाड़ों को काट कर जो सो मंडप बनाया गया है इसमें। फिर आता है कि रथ शैली का विकास। रथ शैली का विकास का मतलब क्या होता है? तो रथ शैली का विकास का मतलब होता है ये जो रथ शैली का विकास है इसका भी मतलब यही होता है कि पहाड़ों को काट कर जो सो रथ शैली का विकास किया गया, ठीक ना। रथ शैली का विकास किया गया और इसी में जो सो आपको कुछ स्तंभ भी देखने को मिलेंगे, इसी में जो सो आपको कुछ मूर्तियां भी देखने को मिलेगी। तो ये जो मंडप निर्माण की शुरुआत है और जो रथ शैली का विकास है ये जो सो आपको पहाड़ों को काट कर ही बनाया गया है ऐसा देखने को मिलेगा। और ये जो सो हमारा रथ शैली का विकास है ये जो सो आपको नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में देखने को मिलेगा। तो जो रथ शैली का विकास है वो कब शुरू हुआ? तो वो जो सो हमारा नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में शुरू होता है। और रथ शैली में क्या क्या था? तो रथ शैली में देखिए क्या क्या था ऐसा पूछा जा सकता है। तो रथ शैली में था हमारा 5 पांडव, द्रौपदी थे, वलयान कुटय थे। कौन थे? वलयान कुटय। एक तो हमारा 5 पांडव थे इसमें द्रौपदी है, वलयान कुटय है। तो ये 3 जो सो हमारा आपको देखने को मिलेंगे रथ शैली में। फिर आता है कि सबसे बढ़िया जो सो सबसे प्रमुख जो सो रथ शैली किसका था? तो सबसे बढ़िया जो सो रथ शैली है वो हमारा धर्मराज का है रथ, ठीक है ना। किसका? धर्मराज का रथ सबसे बढ़िया है। फिर आगे बोला जा रहा है मंडप निर्माण और जो रथ शैली का विकास है वो पहाड़ों को काट कर किया जाता था, ठीक ना। ना कि कोई ईंट पत्थर से। तो याद रखिए कि हमने जो सो आपको पहले बताते हैं कि ये जो मंडप निर्माण है और जो रथ शैली का विकास है वो जैसे पहाड़ों को काट कर किया जा रहा है। अब आता है अगले नंबर पर स्वतंत्र मंदिर, ठीक ना। क्या आता है? स्वतंत्र मंदिर। और स्वतंत्र मंदिर का मतलब ये होता है कि अब जो सो स्वतंत्र मंदिर का निर्माण जो सो पहाड़ों को काट कर नहीं किया जाएगा, ठीक ना। तो इसका निर्माण कैसे किया जाएगा? तो इसका निर्माण जो सो आज के जमाने में जैसे मंदिर का निर्माण किया जाता है पत्थर से बनाया जाता है, ठीक ना, ईंट से बनाया जाता है। जैसे आप लोग जो सो देखते होंगे कि महल का निर्माण किया जाता है, ठीक ना, भवन का निर्माण किया जाता है, घर का निर्माण किया जाता है, वो कैसे किया जाता है? ईंटों के माध्यम से, पत्थरों के माध्यम से। तो उसी तरह का जो मंदिर आज बनाया जा रहा है उसको जो सो बोला जाता है स्वतंत्र मंदिर। और इसकी ये जो स्वतंत्र मंदिर है इसकी शुरुआत कब होती है? तो स्वतंत्र मंदिर का निर्माण जो सो का शुरुआत होता है नरसिंह वर्मन द्वितीय के काल में। याद रखिएगा नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में होता है रथ शैली का विकास और जो नरसिंह वर्मन द्वितीय है उसके काल में शुरुआत होता है स्वतंत्र मंदिर का शैली। तो आज देखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाएगा क्योंकि ये जो सो
कल्चर वाले सेक्शन में, और ये जो सो बहुत ही महत्वपूर्ण कल्चर है, ठीक है ना। इसमें जो सो आपको मेंस में पढ़ना पड़ेगा डिटेल में जाकर। हम लोग जो सो यहाँ सिर्फ प्रीलिम्स के मद्देनजर पढ़ रहे हैं कि प्रीलिम्स के लिए जो सो यहाँ से क्या क्या सवाल बन सकते हैं। फिर बोला जा रहा है यहाँ, ये जो स्वतंत्र मंदिर है इसको जो सो पहाड़ से काट कर नहीं बनाया जाता था, ठीक ना। हमने पहले बताया कि इसको जो सो पहाड़ से काट कर नहीं बनाया जाता है, इसको जो सो पहाड़ों से दूर बनाया जाता है, बल्कि इसको जो सो हाथों से बनाया जाता है। हाथों से बनाया जाता है कैसे? ईंट से, पत्थर से, सीमेंट से, बालू से, ठीक ना, वैसे जैसे आप जैसे घर बनाया जाता है। फिर बोला जा रहा है सबसे प्रसिद्ध मंदिर, ठीक ना। तो ये जो स्वतंत्र मंदिर है उसमें जो सो सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन है, तो उसमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर का नाम आता है काशी का कैलाश मंदिर। कौन सा? काशी का कैलाश मंदिर, और ये जो सो हमारे तमिलनाडु में है। फिर आता है तटीय मंदिर। तटीय मंदिर का मतलब क्या होता है? तटीय मतलब जो किनारे में होता है, ठीक ना, समुद्र तटीय। तटीय मंदिर। फिर आता है बैकुंठ बैकुंठ पेरुमल मंदिर। कौन सा? बैकुंठ पेरुमल मंदिर। ये भी जो सो आपका तमिलनाडु में है। ये तीनों जो सो आपका तमिलनाडु में, और ये तीनों जो सो स्वतंत्र मंदिर शैली का उदाहरण है। काशी का कैलाश मंदिर, तटीय मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर। फिर बोला जा रहा है जो हमारा बैकुंठ पेरुमल मंदिर है वो किसको समर्पित है? वो जो सो हमारा विष्णु भगवान को समर्पित है। फिर चौथा आता है नंदी वर्मन की शैली, ठीक ना। हमने जैसे आपको पहले बताया कि इसमें जो सो 4 चरणों की जो सो आपको स्थापित करा देखने को मिलेगी, ठीक ना। तो ये हमारा चौथा है नंदी वर्मन की शैली। और नंदी वर्मन की शैली में क्या होता था, तो देखिए, तो नंदी वर्मन की शैली में बोला जा रहा है इसमें जो सो छोटे छोटे 2 मंदिर है, ठीक ना। इसमें जो सो ज्यादा कुछ खास नहीं, इसमें जो सो छोटे छोटे 2 मंदिर है, छोटे छोटे 2 मंदिर है जिसका उदाहरण है। तो जो नंदी वर्मन मंदिर है उसका उदाहरण क्या है, तो उसका उदाहरण है मांगतेश्वर मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर। कौन कौन सा मंदिर है इसका उदाहरण? मांगतेश्वर मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर। और ये दोनों ही मंदिर जो सो आपको मतलब इस काल में जितने भी जो सो आपको कल्चर देखने को मिलेंगे, स्थापित देखने को मिलेंगे, सब जो सो इसी के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो ये भी जो सो हमारा तमिलनाडु में है। याद रखिएगा। जनरली जो सो यही है कि हमारा जो पहला और दूसरा है मंडप निर्माण और रथ शैली। मंडप निर्माण और रथ शैली को जो सो पहाड़ों में काट कर बनाया जा रहा है, ठीक ना। पहाड़ों को काट कर बनाया जा रहा है मंदिर। ये हो गया मंदिर निर्माण का शैली, ठीक ना। सॉरी, मंडप निर्माण की शैली और रथ शैली। तो ये हो गया हमारा मंडप निर्माण की शैली, मंडप निर्माण की शैली, और दूसरा इसी को बोला जाता है रथ निर्माण की शैली। लेकिन जो स्वतंत्र मंदिर होता है वो जैसे पहाड़ों को काटकर नहीं बनाया जाता, वो जैसे पहाड़ों से दूर बनाया जाता है। सब कुछ सेम रहता है, लेकिन इसको जैसे पहाड़ों में काटकर नहीं बनाया जाता है, ये जैसे पहाड़ों से दूर होता है, गाँव बस्तियों में होता है, ठीक ना। तो यही दोनों में फर्क है। एक फर्क ये भी है कि जो हमारा रथ निर्माण की शैली है उसमें जो सो आपको 5 पांडव मिलेंगे, द्रौपदी मिलेंगे, और कल्याणी कुटेय मिलेंगे। तो ये था हमारा पल्लव वंश का इतिहास और बादामी के चालुक्य वंश का इतिहास, मतलब पुलकेशिन द्वितीय का, ठीक ना। अब आगे वाले टॉपिक में जैसे हम लोग इसके बाद का टॉपिक कवर करेंगे, ठीक ना। जैसे इस हमने पहले बताया था ये आरंभिक मध्यकाल चल रहा है, इसमें जैसे आपको हर दिशा का जो सो राजा है उसको पढ़ने पड़ेगा, ठीक ना। जैसे हम लोगों ने भी दक्षिण का जो इतिहास है उसको पढ़ा, ठीक ना। अब जो सो हम लोग 8वीं सदी में एंटर करेंगे, ठीक ना। 8वीं सदी में एंटर करेंगे और वहां पर जो सो नॉर्थ इंडिया का इतिहास देखेंगे, साउथ इंडिया का इतिहास देखेंगे। तो ये हम लोगों ने जो सो आज लगभग 7.5वीं सदी का इतिहास देखा है, ठीक ना। अब जो सो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में जो सो 8वीं सदी का इतिहास को देखेंगे। तब तक के लिए सो आप सभी को जय हिंद।